नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 3 पर डिस्कस करने वाले हैं, मोशन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की गतियां। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करें तो हमें पता है कि पृथ्वी जो है वो सौर मंडल का एक ग्रह है और पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं। तो हमें पता है कि जितने भी आकाशीय पिंड हैं उनकी दो गतियां होती हैं। एक वो अपने अक्ष के चारों ओर घूमते हैं और दूसरा वो किसी जो है ग्रह के या फिर किसी तारे के चारों ओर घूमते हैं। तो अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी एक ग्रह है, तो इसलिए पृथ्वी की भी दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक होती है घूर्णन गति जिसे हम दैनिक गति भी कहते हैं और दूसरी होती है परिक्रमण गति जिसे हम वार्षिक गति भी कहते हैं। तो ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है उसे घूर्णन गति या दैनिक गति कहा जाता है। और इसके अलावा जो पृथ्वी है वो जो सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको हम कहते हैं परिक्रमण गति या फिर वार्षिक गति। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे घूर्णन गति के बारे में। तो घूर्णन गति क्या होती है, तो आइए इसको जानते हैं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो हम याद रखेंगे पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, तो जिनमें से 2 ग्रह, एक शुक्र और दूसरा अरुण, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जिस कारण इन 2 ग्रहों पर जो सूर्योदय है वो पश्चिम दिशा में होता है जबकि जो सूर्यास्त है वो पूर्व दिशा में होता है। बाकी इनके अतिरिक्त जितने भी ग्रह हैं तो वो सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं और यहाँ पर सूर्योदय पूर्व की ओर होता है और सूर्यास्त पश्चिम की ओर होता है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है तो इस कारण ही दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति यानी कि जो पृथ्वी की दैनिक गति है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर चारों ओर घूमने वाली जो गति है, तो इस कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है और पृथ्वी की जो ये घूर्णन गति है इसे हम परिभ्रमण गति भी कहते हैं। तो ये देखिए ग्लोब में पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी का अक्ष है जो बीच में आप ये लाइन देख रहे हो। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, तो इस गति को ही घूर्णन गति कहा जाता है। इस गति को ही क्या कहते हैं, घूर्णन गति, या फिर इसे हम घूर्णन गति के साथ में परिभ्रमण गति भी कहते हैं। और पृथ्वी की जो ये घूर्णन गति का समय काल है इसे पृथ्वी दिन कहा जाता है। तो अब हमें यहाँ पर जो है दिया गया है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। तो इसलिए जो पृथ्वी पे दिन होता है उसकी जो अवधि है वो 24 घंटे की होती है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की जो अगली गति है वो है परिभ्रमण गति। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो आइए इसको समझ लेते हैं ग्राफ की सहायता से। तो देखिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे तो चारों ओर घूम रही है, इसके साथ साथ में वो क्या कर रही है, वो सूर्य के चारों तरफ भी जो है वो घूम रही है। तो यानी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ जो है वो क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। ठीक है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर जो है वो भी पृथ्वी चक्कर लगाती है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को ही परिक्रमण गति कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। जो पृथ्वी अपने अक्ष पे चारों ओर घूमती है उसको बोलते हैं परिभ्रमण गति, जबकि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसको हम बोलते हैं परिक्रमण गति। पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है जो कि इसके कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। तो अब देखें, अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो मान लीजिए कि यह पृथ्वी है और ये जो पृथ्वी का अक्ष है और ये पृथ्वी की जो है सतह है। ठीक है। ये पृथ्वी की क्या है, कक्षीय सतह। तो पृथ्वी की जो अक्ष है वो इसकी कक्षीय सतह से लगभग 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त होती है। तो अब हमें पता है कि हमारे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है वो है सूर्य। तो पृथ्वी और पृथ्वी के अलावा जितने भी ग्रह हैं उन सबको सूर्य के द्वारा ही प्रकाश और ऊष्मा जो है वो प्राप्त होती है। पृथ्वी का आकार गोले का जैसा है। पृथ्वी के आकार को भू आप कहा जाता है, ये हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। तो पृथ्वी का आकार जो है वो लगभग गोले के जैसा है, इसलिए
एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पृथ्वी जो है, जैसे कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये सूर्य है। तो सूर्य की देखिए जो रोशनी है वो पृथ्वी के केवल आधे भाग पे प्राप्त हो रही है, तो ये आधा भाग जो है यहाँ पे दिन होगा, जबकि सेम टाइम जो ये पीछे वाला भाग है यहाँ पर रात होगी। तो अब जो पृथ्वी का आकार है वो गोले जैसा है, इसलिए इसके सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी जो है वो प्राप्त होती है। जो सूर्य की ओर वाला भाग है, यानी कि जो सूर्य के सामने वाला भाग है, वहां पर दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो कि सूर्य से दूर होता है वहां पर उसी समय रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, और यह जो वृत्त है यह अक्ष के साथ नहीं मिलता है। तो इसको भी ध्यान से समझ लें ग्राफ के माध्यम से। जैसे कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये जो है सूर्य है, तो ये सूर्य की रोशनी जो है ये पृथ्वी पे पड़ रही है और ये पृथ्वी का अक्ष है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो अक्ष है वो आपको पता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। तो अब जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी के आधे भाग पे पड़ेगा। जो ये सामने वाला भाग है यहाँ पे आपका सूर्य का प्रकाश जो है पड़ रहा है, और जबकि जो पीछे वाला भाग है यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो जो ये रेखा बीच में आप देख रहे हैं जो कि दिन और रात को डिवाइड कर रही है, इसी को बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त, और ये जो है अक्ष के साथ में नहीं मिलती। तो क्यों नहीं मिलती उसका रीजन है क्योंकि ये लाइन एकदम आपकी सीधी होगी, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, तो ये पृथ्वी का अक्ष हो गया। तो प्रदीप्त वृत्त जो है ये अक्ष से नहीं मिलता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी जो है वो 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। अब लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। वही एक वर्ष का जो है अवधि कहलाती है। लेकिन हम लोग जो है वो एक वर्ष जो है वो सिर्फ 365 दिन का ही मानते हैं। हम लोग अपनी सुविधा के लिए इसमें 6 घंटे को नहीं जोड़ते। अब 6 घंटे को इसलिए नहीं जोड़ा जाता क्योंकि हम लोग कैलेंडर में घंटों को स्थान नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं। और ये जो 6 घंटे हैं ये एक वर्ष में एक्स्ट्रा हुए, 2 वर्ष में 12 घंटे हुए, 3 वर्ष में 18 घंटे हुए, और ये 4 वर्ष में बन जाते हैं 24 घंटे। तो 4 वर्षों के बाद ये जो प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे हैं ये मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। और आपको पता है कि 24 घंटे बराबर एक दिन होता है, तो इसलिए ही 4 साल के बाद में लीप ईयर आता है। और जो ये एक्स्ट्रा डे है जो कि 4 साल के बाद आता है, तो इसको फरवरी माह में जोड़ा जाता है। और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष में यानी कि लीप वर्ष में जो फरवरी है वो 28 के स्थान पर 29 दिन की होती है। तो लीप वर्ष क्यों होता है ये हमें समझ में आ गया, क्योंकि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए इन 6 घंटे को कैलेंडर में स्थान नहीं देते हैं। तो एक साल में 6 घंटे, 2 साल में 12 घंटे, 3 साल में 18 घंटे और 4 साल में 24 घंटे। 24 घंटे मिलकर एक दिन बन जाता है 4 साल के बाद में, जो कि लीप ईयर होता है, और इस दिन को हम लोग फरवरी मंथ में जोड़ देते हैं। आइए आगे देखते हैं। अभी देखें, वह वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसको हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका एक्स्ट्रा डे वाला ईयर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे लीप ईयर, और उसी को अधिवर्ष या विशेष वर्ष भी कहा जाता है। कभी कभी अधिवर्ष या फिर विशेष वर्ष भी इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन और रात का छोटा और बड़ा होना। अभी आपको पता है कि जो पृथ्वी है तो पृथ्वी पे दिन और रात बराबर नहीं होते, कभी दिन बड़ा होता है कभी रातें बड़ी होती हैं। तो फिर ऐसा क्यों? तो उसका भी यहाँ पे रीजन दिया गया है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई ना होती तो दिन और रात बराबर होते। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि पृथ्वी पे दिन और रात बराबर ना होने का क्या कारण है, तो आंसर आएगा अक्षीय झुकाव। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है इस कारण ही जो दिन और रात है वो जो है आपके बराबर नहीं होते, वो छोटे और बड़े होते हैं। इसके अलावा यदि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा ना करती तो एक ही गोलार्ध में दिन सदैव बड़ा होता, जबकि रात्रें जो है वो छोटी होती, जबकि दूसरी गोलार्ध में रात्रि सदैव बड़ी होती और दिन सदैव छोटे होते। तो चूंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है इसलिए एक बैलेंस बना रहता है, आधे भाग में दिन होता है आधे भाग में रात होती है, और ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। अगर हम लोग भूमध्य रेखा की बात करें, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, और भूमध्य रेखा का जो ये प्रकाश वृत्त है ये बराबर 2 भागों में विभाजित करता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये जो है आपकी पृथ्वी है और ये आपकी भूमध्य रेखा है,
और ये आपका प्रदीप्त वृत्त हो गया। तो प्रदीप्त वृत्त जो है ये देखें भूमध्य रेखा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो भूमध्य रेखा है यानी कि जो इक्वेटर है, तो अगर आपसे पूछे कि इसको कौन सा वृत्त दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो आप आंसर दोगे प्रदीप्त वृत्त इसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। अब पृथ्वी पे दिन और रात क्यों होते हैं और दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, ये हमने जान लिया। अब पृथ्वी पे जो मौसम है, तो मौसम में परिवर्तन आखिर क्यों होता है, ये भी जानना आवश्यक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो किसी वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत तथा शरद ऋतु होती हैं। अब ऋतुओं में जो ये परिवर्तन है, ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है उस कारण दिन और रात होते हैं, और जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उस कारण मौसम में परिवर्तन होता है। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी जो गोलार्ध है वो 21 जून को सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, और इस समय जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर एकदम सीधे पड़ रही होती हैं। तो इस कारण क्या होगा, जो आपकी कर्क रेखा है तो उसके नज़दीक वाले क्षेत्रों में आपको अधिक ऊष्मा जो है वो प्राप्त होती है, और जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ रही होती हैं। और 21 जून जो है इसी को हम लोग कर्क संक्रांति भी कहते हैं। ठीक है, जो 21 जून है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क संक्रांति। आइए इसको ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखें, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। तो आप देख रहे हो कि ये भूमध्य रेखा है, उसके बाद में ये आपकी कर्क रेखा है, और ये आपकी मकर रेखा है। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि 21 जून को जो है आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये देखिए कि सूर्य की तरफ जो है ये थोड़ा सा झुका हुआ है। जो आपका उत्तरी गोलार्ध है ये सूर्य की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, और इस कारण जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ रही हैं कहाँ पर, कर्क रेखा पर। तो इस समय जो आपका उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर आपको ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलेगी, ठीक है, जबकि आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर आपको शीत ऋतु देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे इस तरीके से, तो देखो जो ये उत्तरी गोलार्ध है, जो उत्तरी गोलार्ध है तो इसके अधिक भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है, लगभग इतने भाग पर, ठीक है, जबकि आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है तो इसके केवल इतने ही भाग पर जो है सूर्य की रोशनी पड़ रही है। तो इस समय क्या होगा, जो आपका उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर दिन बड़े होंगे जबकि रातें छोटी होंगी, जबकि आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर आपके दिन छोटे होंगे जबकि जो रातें हैं वो क्या होंगी, बड़ी होंगी। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को अब ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, और ये आपकी मकर रेखा है। ये हो गया नॉर्थ पोल और नीचे हो गया आपका ये साउथ पोल। तो 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे पड़ती हैं कहाँ पर, सीधे पड़ती हैं मकर रेखा पर। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मकर संक्रांति। तो याद रखेंगे, कर्क संक्रांति होती है 21 जून को, जबकि मकर संक्रांति होती है 22 दिसंबर को। और इस समय सूर्य की किरणें चूंकि मकर रेखा पर एकदम सीधे पड़ रही हैं, तो इस समय आपका जो दक्षिणी ध्रुव है उसमें देखें जो दिन है आपके वो क्या होंगे, बड़े होंगे, जबकि जो आपकी रातें हैं वो क्या होंगी, छोटी होंगी। और जबकि सेम जो आपका अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ पे दिन छोटे होंगे जबकि रातें जो हैं वो आपकी बड़ी होंगी। ठीक है, अब ध्रुवों पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है तो उसके बारे में भी जान लें। देखिए, जब आपका ये उत्तरी गोलार्ध तो सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो पृथ्वी जो अपने अक्ष के चारों तरफ घूमेगी, तो जो ये नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है ये घूमने के बावजूद भी सूर्य के हमेशा सामने रहेगा। ऐसे जब यहाँ पे मकर रेखा पे सूर्य की किरणें सीधे चमकती हैं, तो यहाँ पर आपका जो है दक्षिणी ध्रुव है, तो पृथ्वी रोटेट होगी, लेकिन जो आपका दक्षिणी ध्रुव है ये लगातार सूर्य के सामने रहेगा। तो यहाँ पर देखें जून है और यहाँ पर क्या है, दिसंबर। तो दिसंबर और जून के मध्य में 6 मंथ का डिफरेंस है। तो इसीलिए ध्रुवीय जो क्षेत्र है वहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। अभी 21 मार्च को जो है इसको हम लोग बोलते हैं विषुव। जो 21 मार्च वाली कंडीशन है इसको हम लोग बोलते हैं विषुव। विषुव होते हैं दो, एक होता है आपका वसंत विषुव और एक जो है वो आपका होता है शरद विषुव। ठीक है, शरद विषुव। तो विषुव का अर्थ ये होता है कि इस समय जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ रही होती हैं। तो इस समय जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे कहाँ पड़ रही होती हैं, भूमध्य रेखा पे पड़ रही होती हैं। तो इस समय संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और 21 मार्च को हम लोग बोलते हैं वसंत विषुव, जबकि हम लोग जो है 23 सितंबर को बोलते हैं शरद विषुव। इसको याद करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे मार्च है, मार्च के बाद में आप 2 मंथ छोड़ दोगे, अप्रैल और मई, उसके बाद में जून आ जाता है, जून के बाद में आप जुलाई और अगस्त 2 मंथ छोड़ दोगे, आपका सितंबर आ जाएगा, सितंबर के बाद में आप 2 मंथ छोड़ दोगे, अक्टूबर और नवंबर दिसंबर आ जाएगा, और दिसंबर के बाद में भी आप 2 मंथ छोड़ दोगे तो फिर जनवरी और फरवरी, तो फिर आपका मार्च आ जाएगा। तो यानी कि हर एक जो है ऑप्शन में आपको 2-2 मंथ जो है वो
छोड़ देने हैं या फिर आपको 2-2 मंथ का डिफरेंस रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, ये देखें कर्क संक्रांति है, यहाँ पे कर्क संक्रांति का ये फिगर बना हुआ है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखें, ये आपकी भूमध्य रेखा है यानी कि इक्वेटर, ये आपकी कर्क रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपकी मकर रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इस समय देखें जो सूर्य की किरणें हैं 21 जून को वो सीधे पड़ रही होती हैं कर्क रेखा पर, तो इसीलिए इसे हम लोग कर्क संक्रांति कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कर्क संक्रांति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 21 जून को जो आपका उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा या आर्कटिक रेखा के बाद वाले भागों पर लगातार 6 महीने का दिन रहता है। तो ये क्यों रहता है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो इस समय जो उत्तरी गोलार्ध का बहुत बड़ा भाग है वहां पे सूर्य की रोशनी प्राप्त हो रही होती है, इसलिए भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में इस समय गर्मी का मौसम होता है। और इसके जो ठीक विपरीत स्थिति है वो आपकी दक्षिणी गोलार्ध में होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये शीत ऋतु का मौसम होता है। ठीक है, 21 जून को इन क्षेत्रों में 21 जून को इन क्षेत्रों में तो कौन से क्षेत्र, तो वो क्षेत्र जो कि कर्क रेखा के नजदीक वाले क्षेत्र हैं या फिर उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्र हैं। तो 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, और पृथ्वी की इस स्थिति को उत्तरी अयनांत कहा जाता है। उत्तरी अयनांत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय जो उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, तो जिस कारण इस स्थिति को उत्तरी अयनांत कहा जाता है। अब 22 दिसंबर को इसका अपोजिट हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी फिगर में बताया हुआ है। तो 22 दिसंबर को जो दक्षिणी ध्रुव है तो वो सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, और इस कारण जो मकर रेखा है वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होती हैं, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मकर संक्रांति। तो चूंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही होती हैं, तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है जबकि सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, और यहाँ पर इस समय ग्रीष्म ऋतु हो रही होती है, जबकि अगर हम लोग ठीक इसके विपरीत कंडीशन की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में इसी समय विपरीत मौसम हुआ होता है। ठीक है, और पृथ्वी की जो यह अवस्था है इसे हम बोलते हैं दक्षिणी अयनांत। अब दक्षिणी अयनांत क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय जो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ती हैं, और इस समय जो कोई भी ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये मकर संक्रांति है, तो आपने देखा कि ये इक्वेटर है बीच में यानी कि भूमध्य रेखा, फिर ये आपकी कर्क रेखा है, और ये आपकी जो है ये क्या है, मकर रेखा। तो इस समय जो सूर्य की किरणें हैं वो एकदम सीधे पड़ रही होती हैं, कहाँ, वो पड़ रही होती हैं मकर रेखा पर, तो इसीलिए हम इसे मकर संक्रांति बोलते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं ज्वार और भाटा के बारे में। तो आपको पता है कि समुद्र में प्रतिदिन जो है वो ज्वार और भाटा आता है, तो आखिर ये क्यों आता है, आइए इसको जानते हैं। तो देखें, सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण समुद्र के जल के उठने एवं गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। तो पूरी डेफिनेशन जैसे यहाँ पर दे दी है कि ज्वार भाटा आखिर क्यों होता है। तो सूर्य और चंद्रमा के जो आकर्षण बल है यानी कि जो सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटी है, तो उसके कारण जो पृथ्वी पे स्थित समुद्र है उसका जल ऊपर की ओर उठता है और फिर नीचे की ओर गिरता है, तो इसी प्रोसेस को ज्वार भाटा कहा जाता है। अब जो सूर्य है वो चंद्रमा से आकार में बहुत बड़ा है, पर जो चंद्रमा का आकर्षण बल है वो अधिक है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि सूर्य भले ही चंद्रमा से आकार में बहुत बड़ा हो लेकिन वो पृथ्वी से बहुत दूरी पर स्थित है, जबकि चंद्रमा थोड़ा सा नजदीक स्थित है। तो इस कारण जो चंद्रमा का आकर्षण बल है तो उसके अधिक होने का जो कारण है वो क्या है, वो है चंद्रमा का पृथ्वी के नजदीक होना। ठीक है, 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और भाटा आता है, और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब इसे दीर्घ ज्वार कहा जाता है, और इस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में हो यानी कि कुछ इस तरीके से, तो इस कंडीशन में दीर्घ ज्वार की जो है वो उत्पत्ति होती है, और ये स्थिति जो है ये कहलाती है सिजगी। और ये कंडीशन सदैव या तो होती है पूर्णिमा को, और या फिर कब होती है, या फिर ये होती है अमावस्या को। आइए आगे देखते हैं। देखें, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये समकोण बनाते हैं तब लघु ज्वार आता है, और यह सदैव जो है सप्तमी या अष्टमी को होता है। ठीक है, तो इसको भी आप जो है ध्यान से इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये क्या है, ये पृथ्वी है।
अब यहाँ पे आपका ये जो है चंद्रमा हो गया और यहाँ पे आपका ये सूर्य हो गया। ठीक है। तो अब पृथ्वी पे स्थित जो समुद्र है तो उसका जो जल है तो उसको आकर्षित कर रहा है सूर्य अपनी तरफ, और इस पार्ट में जो पृथ्वी का जल है उसको चंद्रमा आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ। तो दोनों ही तरफ यहाँ पर ज्वार की उत्पत्ति होगी और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ ज्वार। ठीक है। लघु ज्वार क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। ठीक। तो अब सूर्य पृथ्वी के जल को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है जबकि चंद्रमा जल को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो पृथ्वी का जल है वो ना सूर्य की तरफ ज़्यादा उठ पाता है और ना ही चंद्रमा की तरफ ज़्यादा उठ पाता है, क्योंकि विपरीत दिशाओं में बल लगाया जा रहा है। तो ये जो स्थिति है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं सिजगी। इस स्थिति को हम लोग भी सिजगी बोलते हैं। और इस समय जो है वो लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है। इस समय जो है लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है। कि जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी समकोण बनाते हैं तब लघु ज्वार आता है और यह सदैव होता है सप्तमी और अष्टमी को। तो कंडीशन मैंने दोनों बना दी हैं, इनको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। आगे देखें। अब दो ज्वारों के मध्य में जो है वो 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। अब 12 घंटे 26 मिनट का ही अंतर क्यों होता है, तो उसका जो रीज़न है वो ये है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ जो है वो गतिशील है। ठीक है। तो इसीलिए दो ज्वारों के मध्य में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर जो है वो रहता है। इसका कारण अगर एग्जाम में पूछेंगे तो आप आंसर देंगे चंद्रमा का गतिशील होना। ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए जो है इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। हमारे पीडीएफ डाउनलोड नोट्स जो है आप कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप हमारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।